हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका भाई ओयो रामलाल आ गया भाई 13th क्लास में रे ऑप्टिक्स के, जिसमें जो भी क्वेश्चन सर ने कराए हैं हम उसको करेंगे वन बाय वन। इस लेक्चर में मेनली प्रिज्म पे बेस्ड क्वेश्चन है और नीट में एक क्वेश्चन इस लेक्चर से आने की प्रोबेबिलिटी वेरी हाई है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रिज्म एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रे ऑप्टिक्स का, जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है लगभग। तो भाई चलो थोड़ी सी प्रिज्म के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। क्या होता है प्रिज्म? एक ट्रायंगुलर जैसा स्ट्रक्चर होता है, जरूरी नहीं है ट्रायंगुलर हो, वो कैसा भी हो सकता है। बस एक बार यहाँ पर रिफ्रैक्शन, एक बार यहाँ पर रिफ्रैक्शन होना चाहिए। तो फिर क्या क्या इसके बारे में जानना क्या है? इसके बारे में थोड़े से फॉर्मूलेज जानने हैं, थोड़ी सी चीज़ें जाननी है बस, और कुछ नहीं जानना है। जितना बता दूंगा क्वेश्चन सारे वहीं से बन जाएंगे। ये है नॉर्मल, ये रे ऑफ लाइट पड़ रही है, ये इंसिडेंस से एंगल को आई बोलते हैं हम, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो एंगल बाहर निकल रहा है इसको ई बोलते हैं। अब तीसरी चीज़ ये कि इस एंगल को पहला रिफ्रैक्शन की वजह से हुआ है तो R1 बोलते हैं, और इस एंगल को R2 बोलते हैं। ठीक है। जो दो रिफ्रैक्टिंग, ये पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जहाँ पर पहली बार रिफ्रैक्शन हुआ, ये दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जहाँ दूसरी बार रिफ्रैक्शन हुआ। तो इन दोनों के बीच वाले एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोलते हैं या रिफ्रैक्टिंग एंगल भी बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो R1 R2 है और A है, इसके बीच एक रिलेशन होता है, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये आपको पहली बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात, डेविएशन। डेविएशन क्या होता है? ये अपने पाथ से भटका कितना। ये तो ऐसे जा रहा था तो इसको ऐसे निकलना चाहिए था, तो ये ऐसे कैसे आ गया? तो ये कितना भटका। ये डेविएशन का जो एंगल होता है वो होता है I प्लस E माइनस माइनस ऑफ R1 प्लस R2। अब R1 R2 की जगह पर हम A भी रख सकते हैं। तो फिर ये हो सकता है I प्लस E माइनस A। ये भी इसका टोटल डेविएशन हो सकता है। ठीक है भाई। तो और क्या सीखना है इसमें? और एक ये बात सीखनी है, अगर एक केस हम अज्यूम करें, कौन सा केस, कि यहाँ पर I और E इक्वल है, तो मतलब इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंस एंगल इक्वल हैं, तो होता ये है कि R1 और R2 भी इक्वल हो जाता है। और जब R1 R2 इक्वल हो जाएगा तो A इज इक्वल टू, अभी अभी तो R1 R2 पढ़ा था। एक बात और ध्यान रखना, ये ऑलवेज वैलिड है, ये ऑलवेज वैलिड है। क्या? ऑलवेज वैलिड। तो इसमें जब मैं वैल्यू पुट करूँगा तो R1 या R2 की वैल्यू हमारी हो जाएगी A/2। ठीक है भाई, ठीक है। अब ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को हम बोलते हैं मिनिमम डेविएशन। एक ग्राफ होता है डेविएशन का और इंसिडेंट एंगल का, वो कुछ ऐसा LCR सर्किट के ग्राफ जैसा आता है, जहाँ पर इस पॉइंट पर हमारा I और E बराबर होता है, और इसी पॉइंट पर ही मेरा देखो मिनिमम डेविएशन होता है। क्या होता है? डेविएशन मिनिमम। ठीक है, ठीक है। अब मिनिमम डेविएशन क्या होगा भाई? तो ऊपर अभी अभी पढ़ा था ये चीज़। अब इसमें ये दोनों बराबर हो गए, तो चाहे इसको 2y लिख दो चाहे 2e लिख दो। मोस्टली क्वेश्चन में I दिया रहता है तो हम I मिनिमम को याद करेंगे 2i माइनस a, इस फॉर्मूले से। अगर डेविएशन मिनिमम हो रहा है तो, या R1 R2 बराबर है तो, या I और E बराबर है तो। ठीक है, ठीक है भाई। अब एक काम करेंगे हम, क्या करेंगे भाई? हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो स्नेल्स लॉ का फॉर्म था वो था साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर। ये मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला था अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। तो इसमें हम पुट करेंगे आई। अब यहाँ से आई जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? मिनिमम डेविएशन के लिए इसको इस साइड लेके जाएंगे, तो यहाँ से आई मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, ये मेरा आई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और आर क्या होगा? मिनिमम डेविएशन के लिए R1 R2 दोनों A/2 था, तो इसमें जब हम पुट करेंगे इसको, तो साइन मिनिमम डेविएशन प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन आर की वैल्यू क्या थी? A/2 थी। ये फॉर्मूला आप करेंगे हमारा रट्टा किसके लिए? मिनिमम डेविएशन के लिए वैलिड है। और एक दो चीज़ थी, अगर मेरा मान लो कि एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत स्मॉल है, 2 डिग्री 3 डिग्री 5 डिग्री 7 डिग्री तक, तो
जब ए बहुत स्मॉल है, ये स्मॉल होगा, तो हमारा जो डेविएशन होगा वो हो जाएगा ए इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1। इस इक्वेशन को याद रखेंगे कि ये वैलिड है केवल थिन प्रिज्म के लिए। ये दोनों इक्वेशन कौन सी, ये वाली वैलिड है ऑलवेज, ये वाली वैलिड है ऑलवेज, ये वैलिड है मिनिमम डेविएशन पे, ये वैलिड है मिनिमम डेविएशन के लिए, ये वैलिड है थिन प्रिज्म के लिए। अब आगे चलते हैं, एक और चीज़ आपको बतानी थी, कहाँ गए भाई? नहीं, इतनी चीज़ों से आपका काम हो जाएगा, आई थिंक सो हो जाएगा। अभी स्टार्ट करेंगे भाई हम अपने क्वेश्चन 1 बाय 1 करके। पहला क्वेश्चन हमारा, पहला क्वेश्चन क्या था भाई? प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया था और रिफ्रैक्टिंग एंगल दे दिया था जिसको ए कहते हैं। तो व्हाट एंगल मस्ट रे इंसिडेंस, मतलब हमको पूछ रहा है आई की वैल्यू क्या होगी। अब एक फॉर्मूला तो मैंने बताया ही नहीं क्योंकि हम उसको स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि स्नेल्स लॉ लगाना। अब प्रिज्म के बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ स्नेल्स लॉ लगा के हो जाते हैं। जब रे यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे आएगी, तो एक पॉइंट यहाँ पर होगा, एक पॉइंट यहाँ पर होगा, दो जगह हम स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को, हालांकि हम यहाँ पर जो डेल मिनिमम डेविएशन वाला फॉर्मूला लिखा था उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे भी सरल होगा इस मेथड से जिसका नाम है माननीय गुरुदेव का नाम। तो कंडीशन क्वेश्चन में पहले ही बता दी है क्या, कि मिनिमम डेविएशन हो रहा है। अगर मिनिमम डेविएशन हो रहा है तो a/2 = r1 = r2 होगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 60 है, तो r की वैल्यू r1 r2 कुछ भी ले लो, 30 हो जाएगा। पहली चीज़ मुझे क्या बताना है? मुझे I बताना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? मीडियम का दिया है, मतलब प्रिज्म का। बाहर हम कुछ नहीं है तो एयर मानेंगे। तो हम इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाने जा रहे हैं। तो कैसे लगाएंगे भाई? ऐसे लगाएंगे कि साइन आई इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर वाले का इज इक्वल टू साइन आर इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर वाले का, मतलब प्रिज्म का। तो साइन आई ही तो मुझे निकालना है, बाहर एयर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा। साइन आर की वैल्यू कितनी है? 30 है। साइन आर की वैल्यू 30 है, अंदर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मतलब प्रिज्म का √2 है। तो यहाँ से हमारा साइन आई की वैल्यू हो जाएगी, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ऊपर मेरा है √2, √2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√2। तो साइन आई की ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू 1/√2 होती है, ऐसा कौन सा एंगल होता है? ऐसा एंगल तो 45 डिग्री होता है। तो यहाँ से आई मेरा 45 डिग्री आ जाएगा, मतलब ये वाला आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव एंगल दे दिया। देखो क्या ये 4 डिग्री वेरी स्मॉल एंगल है? हाँ। मेड अप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, तो फाइंड द एंगल फॉर मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन के लिए थिन प्रिज्म के लिए ये फॉर्मूला वैलिड होता है। तो ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब 4 दे दिया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे दिया, तो 1.5 - 1, तो कितना बचेगा? हाफ बचेगा। 1.5 में से 1 जाएगा तो हाफ ही बचेगा। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो मेरा 2 आ जाएगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। इक्विलेटरल प्रिज्म है। अब इक्विलेटरल प्रिज्म होने का क्या मतलब है कि इसके तीनों साइड का जो एंगल होगा 60 डिग्री होगा। अगर आई 60 डिग्री है तो हमको फाइंड करना है R1, R2, E और D। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म दे दिया है। अब इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे भाई? इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया है? हमको आई दिया है, हमको ए दिया है, हमको म्यू दिया है। तो क्या इसका यूज़ करके हम ई निकाल लेंगे? कैसे? अभी अभी पढ़ा था भाई, ये किसी भी केस के लिए वैलिड था कि ए इज इक्वल टू क्या? आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। ठीक, ये तो यार डेविएशन का था, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, छी ससुर, ये डेविएशन का था। एनी डेविएशन के लिए हमको ये नहीं निकालना है, हमको R1 निकालना है, R2 निकालना है, E निकालना है और D मतलब डेविएशन भी लास्ट में निकालना है। बट अभी तो पता नहीं है कितना होगा R। तो एक काम करेंगे, हम लगाएंगे स्नेल्स लॉ यहाँ पर। तो इंसिडेंस एंगल दे दिया है, तो म्यू इंटू साइन 60 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1 मान लेते हैं कि पहला रिफ्लेक्शन R1 हुआ है। तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3/2 हो जाएगी। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का कितना दिया है? √3 दिया है। तो मुझे साइन R1 मिल जाएगा। √3 से √3 कैंसिल,
तो साइन R1 इज इक्वल टू 1/2। अब किस थीटा की वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री, तो R1 की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब हम एक काम करेंगे, मुझे R1 मिल गया, अब मैं R2 निकाल लूँगा। हाँ निकाल लेंगे। A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। ए क्वेश्चन में दिया है 60, R1 मैंने निकाल लिया, तो क्या मेरी R2 की वैल्यू यहाँ से 30 आ जाएगी। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, ये हो गया कि R1 और R2 बराबर है। तो अगर R1 और R2 बराबर है तो मेरा I और E भी बराबर होगा, दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं। अब अगर I और E बराबर हो गया तो ये तो कंडीशन मिल गई मुझे किसकी, मिनिमम डेविएशन की। मिनिमम डेविएशन क्या होता है बाबू, मिनिमम डेविएशन होता है क्या, 2I माइनस ए, हाँ यही होता है। तो 2I की वैल्यू कितनी होगी, तो 2I की वैल्यू मेरी हो जाएगी 2 इंटू इंसिडेंट 60 डिग्री है, ए की वैल्यू 60 डिग्री है, तो 120 में से 60 जाएगा तो 60 डिग्री आएगा। मतलब मेरा आर का वैल्यू 30, R2 का वैल्यू 30, ई का वैल्यू आई के बराबर, मतलब ये भी 60 और डी का वैल्यू भी 60। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, अगला क्वेश्चन है कि एंगल ऑफ डेविएशन मुझे दिया है, क्या, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब पहले ही बता दिया कि मिनिमम डेविएशन हो रहा है, तो ये सुनते ही आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि I इज इक्वल टू ई और A/2 इज इक्वल टू आर, ये पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए जैसे ही ये वर्ड सुनाई पड़े। प्रोड्यूस्ड बाई 60 डिग्री प्रिज्म, प्रिज्म का एंगल 60 डिग्री है। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय 60 डिग्री प्रिज्म इज 40 डिग्री, मतलब ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये मिनिमम डेविएशन का एंगल है। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मिनिमम डेविएशन के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक ही तो यार फॉर्मूला पढ़े हैं, अब उसको कैसे भूल जाना, इसको तो याद रखना ही पड़ेगा ना भाई, डिवाइडेड बाई साइन A/2। अब बस सारी वैल्यूज इसमें पुट करो भाई। मिनिमम डेविएशन की वैल्यू कितनी है, 40, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिवाइडेड बाई 2, ओके। नीचे क्या है, साइन A/2, ए कितना है 60, तो नीचे A/2 कितना हो जाएगा 30, ये कितना है, ये मेरा है 40 प्लस 60 मतलब 100/2, मतलब लगभग साइन 50 है। अब मुझे साइन 50 की तो वैल्यू ही नहीं पता, तो एक काम करो, साइन 53 की वैल्यू तो पता ही होगी, नहीं पता, पता होनी चाहिए। ये होता है एंगल, ये होता है 53, और अगर ये 53 है तो यहाँ पर 4 होगा, 3 नहीं होगा, तो यहाँ पर 3 होगा, और यहाँ पर सबसे बड़ा साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 4/5। साइन 53 को हम लगभग इक्वल मान रहे हैं किसके, साइन 53 के, तो ऐसा अप्रोक्सीमेशन आप कर सकते हैं। और नीचे क्या हो जाएगा, साइन 30 मतलब 1/2, तो 4/5 मल्टीप्लाई बाई 2/1 मतलब कितना हो गया, 8/5, तो 8/5 मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है हमको फाइंड करना है मिनिमम डेविएशन इन टर्म ऑफ ए, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दिया है तो। अब मिनिमम डेविएशन हो रहा है, पहले ही बता दिया, तो एक काम करेंगे हम मिनिमम डेविएशन के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिख देंगे, यही जो अभी ऊपर लिखा था, क्या, डेल मिनिमम प्लस A/2 डिवाइडेड बाई साइन A/2, ये मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आ गया। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में ये दे दी है, तो पुट कर दो भाई, क्या, कॉसेक A/2 इज इक्वल टू साइन मिनिमम प्लस A/2 डिवाइडेड बाई साइन A/2। अब कॉसेक थीटा क्या होता है, ये तो क्लास 10th में पढ़ा जाता है कि कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। पढ़ा जाता है कि नहीं पढ़ा जाता है, सही सही बताना, मैंने तो 10th में पहली बार ये चीज़ पढ़ी थी। अब तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई साइन A/2 इज इक्वल टू साइन मिनिमम डेविएशन प्लस A डिवाइडेड बाई 2। इसको डिवाइड करेंगे किससे, ये 1 में है तो ये 1 के नीचे है, तो साइन A/2 से साइन A/2 कैंसिल हो जाएगा, मेरा बचेगा क्या, मेरा सिर्फ इतना पार्ट बचेगा, और इसके इस साइड चला जाएगा ये, तो साइन मिनिमम डेविएशन प्लस A, ये मेरा आंसर होगा। मुझे क्या बताना है, मुझे मिनिमम डेविएशन का एंगल बताना है ए के टर्म्स में। तो ए के टर्म्स में इसका एंगल कैसे बताएंगे, आप खुद सोचो, कैसे बताएंगे कैसे बताएंगे कैसे बताएंगे। ये मैंने गलती कर दिया था, मुझे लग रहा है कुछ, इस 2 को अभी यहीं रहने दो, इसको 1 यहाँ रहने दो, सिर्फ साइन को यहाँ लेके जाओ, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू डेल मिनिमम प्लस A/2।
तो साइन के किस एंगल पर उसका वैल्यू 1 आता है? 90 डिग्री पर, मतलब 90 डिग्री को हम π/2 बोल सकते हैं, इज इक्वल टू डेल मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। इसी के लिए मैंने नहीं लेके गया 2 को, 2 से 2 को काट देंगे तो डेल मिनिमम क्या हो जाएगा? पाई माइनस ए मेरा हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई हमारा? अगला क्वेश्चन है, एक रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्टेड थ्रू प्रिज्म एंगल 60 डिग्री हो रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, मतलब आई इज इक्वल टू ई है और दोनों की वैल्यू 45 डिग्री है। तो फाइंड करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। तो क्या मैं इसके लिए फॉर्मूला लगाऊंगा? हाँ, फॉर्मूले से भी आ जाएगा, नो डाउट, बट क्यों इतना बड़ा लंबा मेथड करना? हम यहाँ पर लगाएंगे स्नेल्स लॉ। कैसे लगाएंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा एयर का, इनटू मुझे बताना क्या है, मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल बताना है। तो साइन आई की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का इनटू साइन आर। अब आर की वैल्यू कितनी है? जब मेरा आई इज इक्वल टू ई है तो R1 इज इक्वल टू R2 होगा, और R1 या R2 दोनों बराबर ही होंगे, जिसकी वैल्यू A/2 हो जाएगी। ए हमको पता है 60 डिग्री है, तो 60/2 मतलब 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन 30 हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। 45 की वैल्यू 1/√2 होती है इंटू म्यू। ठीक ठीक। अब इस 2 से ये √2 कैंसिल होगा, तो 1 2 में 2√2 होते हैं, तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू म्यू। √2 इधर जाएगा तो म्यू की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी? सिंपली √2 आ जाएगी। अब ये इतना लंबा क्यों हुआ? मैं ये वाली चीज़ तो अपने दिमाग में कर लेता, सिर्फ मुझे ये वाला चीज़ सोचना था। यहाँ पर भी साइन 45 की वैल्यू डायरेक्ट एग्जाम में लिखता और फिर ये लिख के ऐसे कर देता, इतना भी नहीं लिखना पड़ता। तो ये प्रैक्टिस से आता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है भाई अगला क्वेश्चन? एंगल ऑफ इंसिडेंस मुझे दिया है, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म एंगल 45 है, द एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 है, ये तो इंसिडेंस एंगल है। क्या? इंसिडेंस फॉर रे लाइट एट रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म इज, ये इंसिडेंस एंगल है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। अगर रे सफ़र कर रही है मिनिमम डेविएशन से, मतलब मिनिमम डेविएशन आ गया तो आप सीधे सीधे पहले ये लिखेंगे, और प्रिज्म से हो रहा है मिनिमम डेविएशन, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म बतानी है। क्या क्या बताना है? मिनिमम डेविएशन बताना है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो एक काम करेंगे, पहले मिनिमम डेविएशन निकाल लेते हैं। मिनिमम डेविएशन क्या होता है? 2i माइनस ए होता है इस केस में, और 2i की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 45 माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। 45 दूना 90 माइनस 60 कितना होता है? 30। तो मेरा आंसर ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। अब या तो ये होगा या तो ये होगा। तो एक मेथड है कि आप स्नेल्स लॉ लगाओ, फिर से जैसा मैंने बताया था कि साइन आई की वैल्यू 45 है और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, दूसरे का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब प्रिज्म का इंटू क्या करेंगे? साइन आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ए अगर कितना है? 60 है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। तो यहाँ से ये हो जाएगा साइन 30, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो भी आएगा वो अभी पिछले क्वेश्चन में ही आया था, √2। और एक चीज़ से आप इसको सोच सकते हैं कि अगर ये प्रिज्म है, बाहर एयर है, तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज़्यादा ही होगा, एयर का 1 होता है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा ही आना चाहिए। तो इसमें तो 1/√2 है, ये तो 1 से छोटी वैल्यू है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो सिर्फ बचती है यही, तो ये हमारा सही हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का दिया है, 2018 नीट में आया हुआ ये सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का हमको दिया है, √2 है, एंगल ऑफ प्रिज्म दे दिया है, ये दे दिया है, ये दे दिया है। 1 ऑफ 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म मिरर, प्रिज्म का एक सरफेस को मैंने मिरर बना दिया, तो होगा ये मोनोक्रोमेटिक लाइट जो इसमें जाएगी ऐसे, वो मेरी दूसरे फेस पर पड़ के रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और इफ़ इट्स एंगल ऑफ प्रिज्म, तो इसके एंगल ऑफ प्रिज्म का क्या होगा? तो रे ऑफ लाइट क्या ऐसे जाके अगर इस पर नॉर्मली इंसिडेंस होगी तो ऐसे ही वापस आ जाएगी। हाँ, मुझे क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? मुझे दिया है म्यू की वैल्यू √2, मुझे दिया है ए 30, मुझे ये 2 चीज़ पता है। अब अगर ये इस पर जा रही है और लड़ रही है तो ये नॉर्मली ही लड़ेगी, और मेरा जो क्या बोलते हैं R2 होगा वो मेरा 0 हो जाता है इस केस में। इस बात को याद रख लो, फ़ायदे में रहोगे। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिंपली R1 के बराबर। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो R1 मेरा कितना हो जाएगा? तो मेरा R1 ए के बराबर, ए मेरा कितना है? 30 है,
तो R1 मेरा 30 हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे निकालना है I, क्या निकालना है I, तो फिर से वही लगाएंगे स्नेल्स लॉ, साइन I इज इक्वल टू साइन R। म्यू से म्यू काट मत देना, ये दूसरा म्यू है, ये एयर का है तो ये 1 हो जाएगा, इंटू साइन आई ही हमको निकालना है। साइन आर की वैल्यू 30 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, मतलब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है क्वेश्चन में, √2 दिया है। तो इस √2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो साइन आई की वैल्यू 1/√2 आ जाएगी। ऐसा कौन सा एंगल है जहाँ पर 1/√2 आता है, तो ऐसा 45 डिग्री का एंगल है, तो 45 मेरे इंसिडेंस आ जाएगी, मतलब ये वाला आंसर। अच्छा सवाल था। की कंसेप्ट क्या था इसका, की कंसेप्ट ये था कि अगर सिल्वर करेंगे तो ये नॉर्मली रिटर्न करेगा जैसे गया होगा और R2 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट ग्रेजिंग इमर्जेंस। अब ये ग्रेजिंग इमर्जेंस क्या होता है भाई, जब ये प्रिज्म है, इस पर रे ऑफ लाइट ऐसे फॉल कर रही है, तो ये बाहर ना निकल के इसी पर ऐसे आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं क्या, ग्रेजिंग इमर्जेंस। क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग इमर्जेंस। ग्रेजिंग इमर्जेंस में क्या होता है, यहाँ पर मुझे कुछ एडिटिंग करनी थी, √2, इसकी वैल्यू जो है वो सर ने बताया था कि √2 होगा। ठीक है, अब ठीक है, तो ग्रेजिंग इमर्जेंस क्या होगा, अभी भी डायग्राम बना दिया था मैंने। तो मुझे क्या बताना है, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट ग्रेजिंग इमर्जेंस अकर, मतलब ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है, वो एंगल जिसकी वजह से क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग इमर्जेंस हो। तो मुझे क्वेश्चन में नहीं बताया है कि कौन सा एंगल पूछ रहा है, लेकिन ये यहाँ पर सेकंड एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ रहा है। सेकंड एंगल मतलब यहाँ पर जो एंगल होगा, तो अगर इसको ग्रेजिंग इमर्जेंस करना है तो इसको 90 डिग्री होना पड़ेगा। अरे भाई ऐसे जा रहा है तो इसको 90 तो होना ही पड़ेगा। अब 90 होना पड़ेगा कि 45 होना पड़ेगा, छोड़ो उसमें नहीं जाते हैं। बस इतना याद रखो कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दिया है और हमको यहाँ पर लगाना है, क्या लगाना है, हमको यहाँ पर लगाना है स्नेल्स लॉ। कैसे लगाएंगे, इक्विलैटरल प्रिज्म है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी। अब जब हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या लिखते हैं, म्यू, मतलब ये हम इस बार अंदर का पार्ट का लिख रहे हैं, म्यू इंटू साइन आई सी, हम बाहर से अंदर नहीं अंदर से बाहर लगा रहे हैं, और बाहर ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, ये वाला एंगल 90 होना चाहिए, तो साइन 90 इंटू 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अरे अगर ये बाहर होता, अगर ये बाहर होता तो बाहर वाला एंगल लेते रिफ्रैक्शन वाला, यहाँ पर रिफ्रैक्शन का एंगल जो R2 है वो मेरा R2 नहीं, क्या बोलते हैं, E, ग्रेजिंग इमर्जेंस के लिए 90 होना चाहिए E की वैल्यू, तो वही तो हो रहा है। तो साइन 90 की वैल्यू इतनी हो जाएगी। अब बोलेंगे साइन IR लगाते हैं, IR नहीं लगाते भाई, इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन का ही एंगल लगाते हैं। तो ये इंसिडेंस वाला हो गया, ये रिफ्रैक्शन वाला हो गया। अब आगे, आगे क्या, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, प्रिज्म का, साइन 90 की वैल्यू 1, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है भाई, √2, मुझे क्या बताना है, साइन आई सी की वैल्यू बतानी है। अब साइन ये √2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/√2, तो साइन की ऐसी वैल्यू जिसके लिए √2 तो वो 45 डिग्री होती है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, लीस्ट एंगल ऑफ डेविएशन फॉर ग्लास इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव एंगल। इसका क्या मतलब है, ये लीस्ट एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब है मिनिमम डेविएशन वो ग्लास के प्रिज्म एंगल के बराबर है। ठीक है, मुझे क्या बताना है, एंगल ऑफ प्रिज्म बताना है, क्या बताना है, एंगल ऑफ प्रिज्म बताना है, मतलब मुझे इसी ए की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकलेगी भाई, सोचो जरा, सोचो, वही जो फॉर्मूला सबसे बेसिक वाला है वही लगेगा, साइन मिनिमम डेविएशन प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन A/2। अब कैसे इसमें लगाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया है, कितना दिया है भाई, 1.5, 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। अब 3/2 इज इक्वल टू साइन मिनिमम डेविएशन का वैल्यू कितना दिया है, जितना भी है वो बराबर है, मतलब मैं दोनों को ए लिख दूँ तो कोई मसला तो नहीं, कोई मसला नहीं भाई। तो ये हो जाएगा साइन A/2, और यहाँ से जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2A/A, सिर्फ ए वाला पार्ट लिख रहा हूँ तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अरे भाई 2 से कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ मेरा ऊपर ए बचेगा। तो ऊपर क्या बच गया, ऊपर ए बच गया, नीचे क्या है, नीचे साइन A/2 है और ये 3/2 है, तो इससे तो मेरा आंसर आ नहीं रहा। तो क्या आपने जब आप मोशन इन अ प्लेन पढ़ रहे थे तो ये फॉर्मूला पढ़ा था,
हाँ, ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है। तो यहाँ पर टू थीटा की जगह पर केवल थीटा है। साइन टू थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसमें तो केवल थीटा है, थीटा मतलब ए है, तो एंगल को आधा कर दो। तो टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, ऐसा भी तो चलता है, डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू। साइन ए बाई टू, तो साइन ए बाई टू से साइन ए बाई टू कैंसिल, बचा क्या? बचा मेरा 3/2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं कि कॉस को इस तरफ भेज दें। जब कॉस को इस तरफ भेज देंगे तो कॉस इनवर्स ऑफ 3/2 ये मेरा ए बाई टू की वैल्यू हो जाएगी। अब ए की वैल्यू चाहिए तो इस टू को इस साइड भेज दो, तो टू यहाँ पर लग जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। मतलब कौन सा वाला? ये वाला। आगे चलेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरी स्पीड कुछ ज़्यादा स्लो है, तो मैं अपनी गियर को करूँगा चेंज। और अब रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए। अगर ए प्रिज्म का एंगल ए दिया है तो मुझे रिफ्रैक्टिंग एंगल ए दिया है, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म ये दिया है, तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो मुझे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बताना है। ये कैसे निकालेंगे? अब इस पैटर्न का क्वेश्चन तो हम एक कर चुके हैं। कौन सा वाला भाई? जिसमें पाई माइनस ए आया था, याद करो, ऐसा ही कुछ आया था ना। हाँ, इस पैटर्न का क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉट ए बाई टू दिया है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पूछ रहा है, तो म्यू इज इक्वल टू साइन मिनिमम डेविएशन प्लस ए डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा, डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू। अब सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। जब हम पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या दी है? कॉट ए बाई टू। पुट करो भाई, कॉट ए बाई टू, और साइन एंगल ऑफ प्रिज्म ए दिया है, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ये दिया है, तो मुझे मिनिमम बताना है। तो कैसे बताएंगे? तो एक काम कर सकते हैं। कौन सा काम कर सकते हैं भाई? इसको एज इट इज़ रहने दो। क्या? मिनिमम डेविएशन प्लस ए डिवाइडेड बाई टू। नीचे क्या है? नीचे है साइन ए बाई टू। तो क्या मैं कॉट को लिख सकता हूँ कि कॉस बाई साइन? हाँ, लिख सकता हूँ। तो जब मैं कॉस कॉट को लिखूंगा, क्या? कॉस ए बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू। अब आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि कॉट थीटा होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सही सही बताना, सही सही बताना। पढ़ा है, क्लास 10th में नहीं, इसको शायद 11th में पढ़ते हैं, पता नहीं, मुझे भी नहीं याद। तो ए बाई टू से ए बाई टू मतलब साइन ए बाई टू से ए बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये कॉस ए बाई टू इज इक्वल टू साइन मिनिमम डेविएशन प्लस ए बाई टू, ये मेरी वैल्यू हो जाएगी। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? तो इसको हम एक काम करके सॉल्व कर सकते हैं। एक और चीज़ आपने बेसिक मैथ में पढ़ी होगी, क्या? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा है, इसको साइन के फॉर्मेट में लिखो, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पर कितना है? ए बाई टू। हाँ, ऐसे लिख सकते हैं। आई थिंक अब ओके है। तो यहाँ पर हम अब इसको कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो इस साइड भी साइन और इस साइड भी साइन डेल एम प्लस ए बाई, सॉरी गुस्सा आ जाती है यार, क्या करूँ? अच्छा तुम ही सोचो, इतनी इंटेंसिटी से जब मैं बता रहा हूँ कोई चीज़ और बंद हो जाता है तो गुस्सा नहीं आएगी? समझ में अब आता है कि हमारा सर को कोई फालतू स्पैम करता है तो गुस्सा क्यों आता है। अब समझ में आया है मुझे, सच में बता रहा हूँ, इतना गुस्सा क्यों आता है कि जब कोई इंसान इतने इंटेंसिटी से पढ़ा रहा हो और बीच में इंटरप्शन हो तो गुस्सा तो आना लाजमी है। कहाँ पर थे हम थे साइन 90 माइनस ए बाई टू इज इक्वल टू साइन, क्या था? मिनिमम डेविएशन प्लस, क्या था प्लस में? ए बाई टू। तो ये साइन से ये साइन चला जाएगा और बचेगा क्या? 90 माइनस ए बाई टू इज इक्वल टू मिनिमम डेविएशन प्लस ए बाई टू, ये मेरा बच जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक काम करो, इस दो को इस साइड लेके आओ, तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 2, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 जैसे यहाँ पर आएगा तो 2 बनेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर तो 1 है तो ये ऐसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा कुछ मेरा ऐसा। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे यही तो चाहिए, तो इसको इस साइड भेज दो, तो 180 माइनस 2 भी हो जाएगा मेरा आंसर।
आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, एंगल ऑफ प्रिज्म मुझे दिया है ए, एंगल ऑफ प्रिज्म मुझे दे दिया है, क्या दिया है, ए दिया है। मुझे क्या निकालना है, एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए, वन ऑफ इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस सिल्वर। अब फिर से इसमें वही सिल्वरिंग कर दिया, तो जब सिल्वरिंग करते हैं इस सरफेस को तो ऐसे जाता है रे और ऐसे वापस आ जाता है, और मेरा R2 जीरो हो जाता है और ए मेरा R1 के बराबर हो जाता है। सिल्वर करते ही पहले आपको इतना लिख लेना है। मुझे क्या बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू, अरे मतलब प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। अब यहाँ पर तो क्वेश्चन में बता दिया कि फर्स्ट सरफेस रिटर्न बैक टू द सेम पाथ आफ्टर सफरिंग रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस। यहाँ पर रे ऑफ लाइट 2a से फॉल कर रही है, आई की वैल्यू ये मेरी क्या है, ए है एक्चुअल में, और ये आई की वैल्यू 2a है। तो मुझे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताना है, तो सिंपली मैं एक काम करूंगा भाई, मैं यहाँ पर लगा दूंगा स्नेल्स लॉ। क्या होता है, ये होता है साइन आई इंटू म्यू वन मतलब बाहर एयर है इज इक्वल टू 1, और अंदर क्या है, ये साइन आई होगा, साइन आर होगा, क्या होगा, साइन आर इंटू प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब साइन आई की वैल्यू कितनी दी है, 2a दी है, क्वेश्चन में ही तो दी है भाई, साइन आई की वैल्यू 2a और साइन आर की वैल्यू a के बराबर हो जाएगी, तो आर की वैल्यू a के बराबर होगी, a को हम सिर्फ a ही रखेंगे, तो ये हो जाएगा साइन a इंटू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो यहाँ से ये हो जाएगा साइन 2a डिवाइडेड बाई साइन a हो जाएगा, ये मेरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, वही एंगल वाला फॉर्मूला। अब यहाँ पर 2a है तो 2 साइन a इंटू कॉस ए हो जाएगा डिवाइडेड बाई साइन ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल, तो क्या बचेगा, बचेगा 2 कॉस ए। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, कौन सा वाला, 2 कॉस ए, मतलब ये वाला। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन जी में आया हुआ है, एक प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, उसको प्लेस किया पोजीशन पर ऐसे ताकि मिनिमम डेविएशन हो, तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इज आल्सो ए, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन वो भी ए है। तो इन टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू ऑफ ए बतानी है, तो ये कैसे निकलेगा भाई, तो ये भी मेरा कुछ उसी पैटर्न से निकलेगा जिस पैटर्न से अभी तक हम मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं। ये हो जाएगा क्या, साइन मिनिमम डेविएशन प्लस a बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2, ये क्या हो जाएगा, मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो एक क्वेश्चन में तो ऐसा किया था अभी हमने, इसको इसके बराबर रखा था कि नहीं रखा था, हाँ रखा था, डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2। अब दूसरी बात, मुझे क्या बताना है, मुझे वैल्यू ऑफ ए बतानी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का म्यू है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वही चीज़, क्या 2a होगा, नीचे 2 होगा, इससे ये कटेगा, तो ऊपर क्या बचेगा, तो ऊपर मेरा सिंपली साइन ए बच जाएगा, नीचे नीचे मेरा साइन a बाई 2 बचेगा। तो हमेशा बड़े वाले में एंगल वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो इस बार फिर से लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन हाफ एंगल हो जाएगा जो रहता है यहाँ पर उसका, साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। मैं दूसरी बार लगा रहा हूँ इसीलिए मैं उतना ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। इससे इसको काटेंगे तो क्या बचेगा, इस साइड 2 कॉस a बाई 2 बचेगा इज इक्वल टू म्यू। मुझे क्या चाहिए, मुझे a चाहिए, तो एक काम करो, कौन सा काम कर सकते हैं, पहले 2 को भेजो, तो म्यू बाई 2 हो गया, तो ये हो गया कॉस a बाई 2। अब अकेले कॉस को भेजो, कॉस इनवर्स ऑफ म्यू बाई 2 इज इक्वल टू a बाई 2 हो गया। अब 2 को भेजो, मैं सबको अलग अलग क्यों भेजा, क्योंकि कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, तो a की वैल्यू ये आ जाएगी, मतलब 2 कॉस इनवर्स म्यू बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रिफ्रैक्टिव फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस, मतलब मुझे क्या बताना है, ई बताना है कितना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मुझे दे दिया है, तो मैं क्या करूँगा, सोचो जरा। मैं सिंपली यार यहाँ पर इंसिडेंट रे दे दिया है, यहाँ पर ध्यान से देखो ये ऐसे आ रहा है, नॉर्मल भी ऐसे बनाएंगे, तो आई तो मेरा जीरो हो जाएगा, आई मेरा जीरो हो जाएगा। ऐसे रे आ रही है ना, रे ऐसे गिर रही है इसमें, तो पहली चीज़ कि ये अगर 60 है तो ये 30 होगा, तो ए क्या होता है भाई, ए होता है R1 प्लस R2, पहली चीज़। अब ये कि यहाँ पर ए की वैल्यू यही की पॉइंट है, क्या की पॉइंट है, यहाँ पर जो R1 होगा वो मेरा जीरो होगा, ये जीरो नहीं होगा, R1 की वैल्यू जीरो होगी, तो ए जो है वो मेरा R2 के बराबर हो जाएगा। अब R2 कितना होगा, जब ये इसके बराबर हो जाएगा तो R2 मेरा ए के बराबर हो जाएगा। एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है, ये तो 30 है, तो R2 मेरा 30 हो जाएगा। अब क्या, बस अब स्नेल्स लॉ लगा दो, जब स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इनटू साइन 30, क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्शन हुआ है इतने से,
इज इक्वल टू बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और बाहर वाले का एंगल साइन इमर्जेंस, मुझे यही तो बताना था। तो √3 साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा √3/2 इज इक्वल टू साइन ई। तो साइन की ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू √3/2 होती है, तो ये 60 डिग्री होता है, मतलब फोर्थ वाला। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन 2020 नीट में आया हुआ है। एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही है एंगल आई पर, स्मॉल एंगल है, इस बात को जरा नोटिस करना, स्मॉल एंगल है, मुझे क्या बताना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? विथ एंगल ऑफ प्रिज्म ए इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम अपोजिट साइड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ई की वैल्यू 0 होगी। ठीक है भाई, ठीक है। अब दूसरी चीज हमको क्या बताना है? हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है, मतलब आई बताना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो स्नेल्स लॉ लगा दो। क्या बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाहर से स्टार्टिंग करेंगे, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू क्या, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इंटू साइन आर नहीं, हम इसको साइन ई कह सकते हैं, या एक मिनट, इंसिडेंस एंगल जब ई जीरो था, तो ये कितना हो जाएगा? ये सिंपली साइन ए के बराबर होगा। क्यों साइन ए के बराबर क्यों होगा? एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर यहाँ पर आर की वैल्यू हो जाएगी। आप सोचेंगे कि साइन 0 लिखना चाहिए, साइन 0 क्यों नहीं लिख रहा हूँ मैं? तो साइन 0 मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, साइन ए ही होगा क्योंकि ई 0 है। अरे यार कैसे बताऊँ आपको मैं, रुको फॉर्मूले से बताता हूँ, इसका कोई खास मीनिंग नहीं होगा। अब ये बोल दिया स्मॉल एंगल है, अगर स्मॉल एंगल है तो साइन आई की वैल्यू जो है वो कितनी होगी? तो अगर स्मॉल एंगल होता है तो साइन थीटा की वैल्यू लगभग थीटा के बराबर हो जाती है, तो ये हो जाएगा सिंपली आई, और ये ए जो है वो मेरा सिर्फ ए होगा, तो आई इज इक्वल टू म्यू ए हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ट्रांसपेरेंट लिक्विड फील्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब एक लिक्विड ट्रायंगल है, उसके अंदर लिक्विड भरा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, होलो प्रिज्म है, पानी भरा है। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर लिक्विड बताना है, लिक्विड के लिए मिनिमम डेविएशन की वैल्यू बतानी है। कैसा प्रिज्म है? इक्विलेटरल है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। मुझे क्या बताना है? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, और क्या दिया है? म्यू दिया है। तो इतनी सारी चीज़ों को यूज़ करके तो एक ही फॉर्मूला है भाई, कौन सा? म्यू इज इक्वल टू साइन ए बाई डेविएशन, साइन मिनिमम डेविएशन प्लस a/2 डिवाइडेड बाई साइन a/2। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी है? √2, बाद में उसको लिखते हैं, बस याद रखना कि यहाँ पर √2 है। अब हम एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे भाई? हम यहाँ पर a की वैल्यू हमको दी है 60 है, तो ऊपर वाले को एज इट इज़ रहने दो क्योंकि हमको मिनिमम डेविएशन ही निकालना है, और नीचे वाले की वैल्यू रख दो। तो ये 60 था तो साइन 30 हो जाएगा, तो साइन 30 इस साइड घूम के जाएगा और म्यू में मल्टीप्लाई होगा, तो म्यू इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया था क्या यार? ऐसा मुझे लग रहा है कि मैंने ऐसा भी क्वेश्चन किया था। तो ये हो जाएगा साइन म्यू प्लस a/2 मिनिमम वाला। अब इसको इस साइड भेजो, किसको? साइन को जब इस साइड भेजेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी थी? √2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्ट डेल मिनिमम प्लस a डिवाइडेड बाई 2। अब इससे इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स 1/√2। साइन की ऐसी वैल्यू जिसके लिए ऐसी थीटा किसके लिए, जिसके लिए 1/√2 आता हो, तो ऐसा थीटा कौन है भाई? तो ऐसा थीटा 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? π/4। तो π/4 इज इक्वल टू मिनिमम डेविएशन प्लस a डिवाइडेड बाई 2। 2 से इस 4 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा π/2 इज इक्वल टू मिनिमम डेविएशन प्लस a। अब मुझे मिनिमम डेविएशन ही चाहिए, तो प्लस a को इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस a बन जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला? यही वाला। π/2 से मैं माइनस करूँगा a को, कुछ तो मिस्टेक हो रही है क्या मुझसे? आई डोंट थिंक सो, यही होगा, सही है। अब ए की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में तो दी थी, ए की वैल्यू 60 थी, तो ये π/2 मतलब 90 है, ये 60 है, तो मिनिमम डेविएशन कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नीट के मैक्सिमम स्टूडेंट छोड़कर आए थे, क्योंकि एग्जैक्ट कंसेप्ट इसका उनको आइडिया हो सकता है ना हो सकता है हो, बट ध्यान ना आया हो। तो एक लाइट बीम है रेड ग्रीन और ब्लू कलर की, रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर की, जिसकी वेवलेंथ ये है। यही बात एक लड़की ने क्लास में बोली थी, सर ने बहुत डांटा था। वेवलेंथ नहीं है ये, रेड वेवलेंथ, ग्रीन वेवलेंथ और ब्लू वेवलेंथ की लाइट है जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है।
कितना कितना है 1.39, 1.44, 1.47। तो बोल रहा है प्रिज्म से क्या होगा। तो एक काम करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए ना सबसे पहले हम प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इससे कंपेयर करना है। क्यों कंपेयर करना है? क्योंकि याद करो उस दिन को जब हमने क्या पढ़ा था, क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट पढ़ा था। तो क्रिटिकल एंगल जो बनता है, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन, वो केवल तभी होती है जब रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है, ऐसा तभी पॉसिबल है। और डेंसर मीडियम का म्यू ज़्यादा होता है और रेयर मीडियम का कम होता है। हाँ, बस यही चीज़ इस पूरे क्वेश्चन का रोल अदा करेगी कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे, हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तीनों रे ऐसे ही पढ़ेंगी, ऐसे ही पढ़ेंगी। तो हम लेट कर लेंगे कि लेट कर लो कि टी आई आर हो रही है किसी एक की। तो टी आई आर हो रही होगी, तो हम एक काम करेंगे, म्यू साइन आई इज इक्वल टू म्यू ऑफ क्या म्यू ऑफ प्रिज्म साइन आई इज इक्वल टू एयर। अब एयर में कितना एंगल है, 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ लगा लो, चाहे यहाँ से यहाँ। एयर में कितना मेरा वो क्या बोलते हैं, वो इंसिडेंस वाला एयर का इफेक्टिव इंडेक्स कितना है, सिंपली यार 1 होगा इंटू साइन कितने एंगल पर जाके लड़ रहा है 90 डिग्री पर। और यहाँ पर कितने, ये आर है, सॉरी हो जाता है, यहाँ पर कितने एंगल पर ये लड़ेगा, ये 45 है। ये पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल, ये एंगल सेम ही होगा। तो वैसे तो ये 90 से ज़्यादा दिख रहा है, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर ये वाला एंगल भी मेरा 45 डिग्री होगा। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, ये साइन 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। √2 को इस साइड लेके आओ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म कितना हो गया, 1.41। और यहाँ पर मुझे ब्लू, ग्रीन, रेड तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 1.39, 1.44, 1.47। ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक बात बता दो कि अगर ऐसी रे ऑफ लाइट यहाँ पर फॉल कर रही है और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो कौन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देगा, कौन नहीं देगा। जो नहीं देगा वो इस साइड निकल जाएगा, जो देगा वो इधर सीधा इस साइड के अंदर आ जाएगा। तो कौन नहीं देगा, तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन डेंसर से रेयर में ही होता है, और डेंसर का म्यू ज़्यादा होता है, रेयर का कम होता है। यहाँ पर ये मेरा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.41 है। तो इसको इससे कंपेयर करो, इससे इसको कंपेयर करो, इससे इसको कंपेयर करो। अब इससे ये छोटा ही है। हाँ, पहले किसका दिया है भाई, ओ 3 पहले रेड का दिया था, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। ये 39 है, पहले रेड का दिया है, फिर ग्रीन का दिया है। 144 सही है ग्रीन का, ब्लू का 147 है। तो इसको इससे कंपेयर करो। अब इन दोनों में देखो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसका कम है। तो ये मेरा डेंसर से पक्का ना, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, रेड, अबे यार पक वही चीज़ यार, मैं खुद उल्टा लिख दिया, छोड़ो। आप इतना ध्यान रखो कि ये रेड का है, ये ब्लू का है, सॉरी ग्रीन का है, ये किसका है, ये ब्लू का है। तो ब्लू का कितना है 1.47, और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.41। तो इसमें और इसमें सही तो लिखा था यार, रेड का 1.39 है। तो यहाँ से यहाँ, अब यहाँ से यहाँ जाने की बात ही नहीं है ना, बात है निकलने की। तो इसका ज़्यादा होना चाहिए, और जिस लाइट का इससे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसके लिए ये प्रिज्म डेंसर मीडियम है, डेंसर से रेयर में जाना है। तो इससे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, जिसका नहीं होगा उसका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ निकलना है भाई हमको। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रेयर से डेंसर में तो होती नहीं है ना, डेंसर से रेयर में होती है। इसीलिए ये दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बड़ी हो गई, मतलब ये रेयर से डेंसर वाला केस बन गया इन दोनों के लिए। इसीलिए इनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, और ये ऐसे बाहर निकल जाएंगी, कैसे निकल के, और रेड वाली एग्जैक्टली इसके लाइन पर आके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब अंदर आ जाएगी। तो रेड कलर जो है वो सेपरेट हो जाएगा ग्रीन और ब्लू कलर से। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, लेकिन समझ गए तो मज़ा आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, फाइंड द मीन डेविएशन। अब ये चीज़ तो मैंने अभी तक पढ़ाई ही नहीं या बताया ही नहीं कि मीन डेविएशन क्या होता है। तो
डेविएशन क्या होता है? डेविएशन तो टूटना होता है। डिस्पर्सन क्या होता है? डिस्पर्सन का मतलब सिंपल लैंग्वेज में फैलना होता है, फैलना। जो रायता फैलाते हो ना आप, वही। एक सिंपल लाइट आती है और ये 7 कलरों में डिवाइड हो जाती है। किसमें किसमें? विब ग्योर में, विब ग्योर में। तो ये जो फैलना है कलर्स का ना, इसी को हम बोलते हैं डिस्पर्सन। और कितना फैल रहा है, तुम्हारी फैलाने की, रायता फैलाने की कैपेसिटी कितनी है, उसको हम तुम्हारी पावर बोल देंगे। मुझे क्या बताना है? मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन होता क्या है? सिंपली डेविएशन जो होता है वो होता है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट से लेके ग्रीन के बीच का मुझे मीन लेना है। तो मैं वॉयलेट का लूंगा प्लस, प्लस किसका लूंगा? रेड का लूंगा। लास्ट में रेड है, पहले ये है, डिवाइडेड बाई 2 पर। अरे भाई किसी चीज़ का मीन लेना है तो कैसे लेते हैं? 2 और 2 और 3 का मीन लेना है तो कैसे लेंगे? 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये मेरा आ गया, क्या आ गया? ये मेरा आ गया मीन। तो एक की वैल्यू कितनी है? 1.56। दूसरे की वैल्यू कितनी है? 1.5 है, 1.5 है। तो दोनों तो डेढ़ डेढ़ ही है। ज़्यादा क्या है? 0.06। तो इसका जो मीन होगा वो डेढ़ ही आएगा, लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 1.53 आ जाएगा। ये क्या है? ये मिनिमम डेविएशन नहीं है भाई। ये मेरा क्या बोलते हैं उसको? अरे क्या बोलते हैं यार? मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है। मीन डेविएशन का दूसरा फॉर्मूला होता है। मीन डेविएशन क्या होता है? मीन डेविएशन जो होती है वो होती है ए इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीन माइनस। ये कहाँ सीखा था? याद करो उस दिन को जब हम स्मॉल एंगल के बारे में सीख रहे थे। तो ये मीन है, यहाँ पर मिनिमम नहीं है। तो ए की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, ये मैंने क्यों निकाला? इस दिन के लिए 5 है, 5 है तो थिन प्रिज्म है, और इसकी वैल्यू कितनी है? 1.53 माइनस 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 0.53 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करके मीन डेविएशन निकाल सकते हैं। अब और क्या निकालना था? एंगुलर डिस्पर्सन निकालना था। मीन डेविएशन आ गया, ये मेरा मीन डेविएशन था। अब एंगुलर डिस्पर्सन निकालेंगे। अगर मैंने कुछ रॉन्ग बोला होगा तो करेक्ट कर लेना। एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है भाई? एंगुलर डिस्पर्सन होता है ए इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड। तो इसको कैसे निकालेंगे? ए की वैल्यू हमको पता है 5 है, वायलेट का 1.56, रेड का 1.5 है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 0.6, ये मेरा आ गया एंगुलर डिस्पर्सन। आप इस फॉर्मूले को करेंगे क्या? एम आर रट्टा। इस फॉर्मूले को भी करेंगे एम आर रट्टा। अब आगे चलते हैं, और क्या निकालना है? डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव पावर क्या होती है? ये होती है एंगुलर डिस्पर्सन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन। इसको भी आप करेंगे एम आर रट्टा। एंगुलर डिस्पर्सन अभी ऊपर निकाला है, कितना है? 0 पॉइंट क्या बोलते हैं इसको? अभी जब निकाल लिया है तो 0.56 लिख दो। और ये इसकी वैल्यू कितनी है मीन डेविएशन की? ये है 5 इंटू 0.53। अब यहाँ पर हमने पहले से ही सब निकाल लिया था, तो कोई नीड तो नहीं पड़ी। लेकिन इसके लिए आप फॉर्मूला याद कर लो कि मीन डेविएशन में इसको पुट करो, एक बार इसको पुट करो, एक बार इसको पुट करो, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? वो मेरा बनेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो या मीन माइनस 1। ये मेरा एंगुलर डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला बनेगा। क्या? डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? हमको बताना है टोटल डेविएशन कितना होगा। अब डेविएशन क्या होता है? डेविएशन होता है पाथ से भटकना। तो इसमें मान लेते हैं कुछ डेविएशन d1 आया, इसमें डेविएशन 2 आया, तो टोटल डेविएशन हो जाएगा ये प्लस ये। ठीक है, ठीक है। अब एक डेविएशन की वैल्यू थिन प्रिज्म के लिए क्या होती थी? याद करो उस दिन को जब ये चीज़ हम पढ़े थे। हाँ पढ़े थे, इसी दिन के लिए तो पढ़े थे। इंटू ए डेविएशन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 माइनस 1। अब पहले के लिए ए की वैल्यू कितनी है? 2। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है? 3/2 माइनस 1। प्लस दूसरे के लिए ए की वैल्यू कितनी है? 4। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है? 2 माइनस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू 5 आ जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नंबर और क्या बताना है? फाइंड म्यू सो दैट देयर इज नो डेविएशन। ऐसा म्यू बताना है कि यहाँ पर कोई डेविएशन ना हो, मतलब ये लाइन ऐसे ही पैरेलल चली जाए। तो ये कैसे निकालेंगे? तो नो डेविएशन के लिए कंडीशन होगा, अब ये प्रिज्म को उल्टा रखा है। नो डेविएशन के लिए क्या होना चाहिए कि इसका डेविएशन और इसका डेविएशन बराबर हो, तब कोई डेविएशन होगी ही नहीं। तो अगर प्रिज्म उल्टा रख दिया है तो हम माइनस साइन लगाते हैं। ठीक है, ठीक है। और डेविएशन ए का कितना होगा? a1 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 माइनस 1 इज इक्वल टू a2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 माइनस 1। इसमें जब हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू इसके लिए कितनी है? 2 है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 -1, A2 की वैल्यू कितनी है 3 है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको इसका निकालना है -1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 3/2 से 1 जाएगा तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 3 × μ-1 बचा है तो यहाँ पर 1/3, ये वाला 3 इस साइड आया तो μ-1 बचा, इस 1 को इस साइड लेके आएंगे 3/1 + 1 μ हो जाएगा, तो ये मेरा 4/3 आंसर आ जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन, बस वही ये तीनों क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हैं, इस पर बेस्ड हैं कि सो दैट देयर इज नो डेविएशन। नहीं डेविएशन होने के लिए अ थिन प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिंग एंगल 10 मेड ऑफ ग्लास इतना, दूसरा थिन प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर रहा है डिस्पर्जन बिना डेविएशन के, तो रिफ्रैक्टिंग एंगल सेकंड प्रिज्म का कितना होगा, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होगा। तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पर लगा देंगे, क्या A1 × μ1 - 1 = A2 = μ2 - 1। अब मैं यहाँ पर माइनस साइन क्यों नहीं लगा रहा हूँ, मुझे पता है माइनस है, बट मैं बस लगा नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर पता नहीं ना कि प्रिज्म को रखा कैसे है। हालांकि नो डेविएशन के लिए उल्टा ही करना पड़ता है। तो A1 की वैल्यू कितनी है 10, μ1 की वैल्यू कितनी है 1.42 - 1, A2 की वैल्यू कितनी है भाई तुमको निकालना है, μ2 की वैल्यू कितनी है 1.7 - 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 × 0.42 हो जाएगा, और ये हो जाएगा A2, इसमें से कितना जाएगा 1.7 में से 1 जाएगा तो 0.7 बचेगा, और वो इस साइड आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7×42 हो जाएगा। क्या जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो ये 4.2 हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7×42 मतलब 6 हो जाएगा मेरा इसका आंसर, मतलब ये वाला। अब इस क्वेश्चन में भी वही सेम चीज़ रिपीट करनी है, तो हम इसमें और टाइम नहीं लगाएंगे, हम इसको स्पीड ऑफ लाइट से बिना फॉर्मूला लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, पहले का प्रिज्म एंगल 15, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 -1 = A2 ही इसमें हमको बतानी है, तो दूसरे वाले प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है -1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो A2 है वो मेरा 10 आएगा, कैलकुलेशन है आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं P1 प्रिज्म का एंगल 6 है, सेम वही चीज़ वही फॉर्मूला कि 6 × 1.54 - 1 = A ब्रैकेट के अंदर 1.72 - 1, यहाँ पर भी जब हम सॉल्व करेंगे तो A की वैल्यू 4.5 मिल जाएगी, मतलब ये वाली। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।